हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी जिसमें गद्य 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और यह पाठ्यक्रम क्रांतिकारी शेखर का बचपन उसे जो प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी में से और भाग 1 में से लिया गया है। तो इसके पहले वीडियो में हमने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के बारे में हमने जाना था और हमने पाठ की शुरुआत की थी कि यहाँ पर कि वे गांधी जी का जो बोलबाला और दुश्मन का हो मुँह काला, इस नारे से उनके रोम रोम के अंदर आंदोलन की एक क्रांति जल उठती है। बराबर, क्रांतिकारी बनने की एक ज्वाला उठती है और वो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तो अपने घर के विदेशी कपड़े से जलाकर, जिसका उनकी माता विरोध करती हैं, लेकिन उनकी क्रांतिकारी जो भावना थी उसको कोई रोक तो सकता नहीं है। फिर आगे एक ये होता है कि वे देखते हैं कि उनके घर परिवार में ही सब लोग, उनके माता पिता, उनके भाई बहन, जो उनको अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी अभ्यास करने के लिए बहुत ही जोर देते हैं। और जब ये देखते हैं तो शेखर को मन में ये होता है कि अगर अंग्रेजी हम सीख रहे हैं तो यही हमारी मातृभाषा है और विदेशी ही हमारी माँ है। और इस बात को जब उनको एहसास होता है तो वो उसको गलत ठहरा कर, यानी अपने जीवन में से अंग्रेजी अभ्यास को कम कर कर वो हिंदी की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी आगे आज हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे और इस पार्ट में, इस कहानी में आगे क्या होता है वो हम जानेंगे। लास्ट में देखा था कि वो अपने विदेशी अभ्यासों को अपनी आदतों में से दूर करने लगता है और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा, जिसे व्यक्त करने का कोई और साधन उन्हें प्राप्त नहीं होता है, यानी कि वो हिंदी भाषा के ऊपर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और उनको ये लगता है कि गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा और अपनी देशभक्ति अगर मुझे सिद्ध करनी है तो हिंदी की तरफ मुझे और आगे आगे कदम बढ़ाना है और यही एक मार्ग है कि मैं अपनी देशभक्ति को साबित कर सकूं। इसलिए वे एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया, यानी कि वे शेखर जो हैं वो एक राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू करते हैं और वो भी हिंदी में। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ी थी। उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत से खेल खेले होंगे और उसी में से कोई एक खेल उन्हें अपने जीवन का अभी तक उन्हें याद है। आपको भी अपने बचपन का कोई ना कोई प्रसंग बहुत याद होगा जो आप उसे आजीवन याद रखते हैं। तो यहाँ शेखर जी भी वो एक नाटक लिखना शुरू करते हैं, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। आप भी देखना, जब आप अपनी मातृभाषा में कुछ भी लिखते हो और जब भी आप लिखने बैठते हो तो आपको अगर याद करके भी लिखना होता है और वो भी अपनी मातृभाषा में, तो आप आसानी से लिख पाओगे। तो यहाँ ऐसे ही शेखर जी के साथ भी होता है, तो वो लिखने में उनको कठिनाई नहीं होती है। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। प्रस्तावना यानी कि शुरुआत करना, वो अपनी जो उनकी खेल की स्मृति थी उसको लिखने की जो शुरुआत करनी थी उसे कहेंगे प्रस्तावना। तो वो फटाफट उसको तो लिख लेते हैं, लेकिन बाद में जो है कुछ कुछ उन्हें शब्दों में परिवर्तन करना पड़ा था, क्योंकि वो शुरुआत कर रहे थे ना हिंदी सीखने की, इसलिए। उसके बाद नाटक का आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र, भारत का विराट स्वप्न। बराबर, वो नाटक की शुरुआत करते हैं स्वाधीन, यानी कि किसी के ऊपर अधीन ना रहना, किसी के ऊपर आश्रित ना रहना। लोकतंत्र, भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता हैं गांधी और सिद्धि के लिए है साधन, अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। यही है गांधी जी के जीवन की पूरी कहानी, यानी कि राष्ट्रपिता गांधी जी जो हैं वो हमेशा स्वतंत्रता के लिए हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और उसके लिए वो कौन सा साधन इस्तेमाल करते हैं? कताई बुनाई के लिए चरखा, जो ये साबित करता है कि विदेशी कपड़े ना पहनकर सूत के कपड़े पहनना।
विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, विदेशी लोगों की बातों का, उनके ज्ञान का और वहाँ के लोगों का भी त्याग करना और प्रत्येक अवसर पर अपना दूसरा गाल आगे कर देना। यही तो गांधी जी की निशानी है कि अगर कोई एक थप्पड़ लगाए तो हमें अपना दूसरा गाल आगे कर देना। लेकिन शायद ये हम अभी तो यह कार्य नहीं कर सकते हैं। सत्य हरिश्चंद्र का एक इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। सत्य हरिश्चंद्र का जो नाटक था, राजा हरिश्चंद्र जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे और सत्य के लिए उन्होंने अपना जीवन परित्याग कर दिया था। अपना राजसी ठाट वह सब छोड़कर वे जंगल में रहने चले गए थे। वही शायद उनके गांधी जी ने यह नाटक देखा था और वहीं से उन्होंने सत्य पर चलने का मार्ग चुना था। तो यहीं पर है कि सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। यानी कि पहले तो वो रफ काम करते हैं, फिर उसको अच्छे से स्याही से लिखकर वो वापस से उसकी प्रतिलिपि तैयार करते हैं और उसको अपने पुस्तकों के बीच में छिपाकर रख देते हैं। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया था, यानी सरस्वती को भी नहीं। यानी कि शायद जो भी लेखक होते हैं या कोई भी कलाकार होता है तो जो उनकी पहली कृति होती है ना, वो पहले भगवान को अर्पण करते हैं, यानी कि देवी सरस्वती को। लेकिन यहाँ पर शेखर ऐसा कुछ भी करते नहीं हैं। आपने भी अपने जीवन में अगर कोई भी चीज़ रखी होगी तो आपके जीवन में जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा तो आप उसको पहला दिखाना चाहोगे। आप कोई सी भी ड्राइंग बनाते हो या कोई सी भी लेख है या अपने आप से लिखते हो तो आप भगवान को दिखाओगे या आपके जीवन में जो भी कोई महत्वपूर्ण होगा तो आप उसके सामने प्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही होता है। लेकिन शेखर जी जो है उनको वो सरस्वती को भी दिखाते नहीं हैं और वो अपने किताबों के बीच में उस लिखे नाटक को छिपाकर रखते हैं। और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर। मतलब उन्हें अपने आप पर गर्व होता, क्योंकि अभी उन्होंने हिंदी सीखी थी और उनका लक्ष्य जो था हिंदी में अपने आप को सही साबित करना। और उन्होंने पहली बार ये कोशिश की थी और उन्होंने अपने आप से एक नाटक लिखा था, तो अपने आप पर उनको गर्व हो रहा था, क्योंकि उन्होंने जो संग्राम होने वाला था हिंदी की तरफ आगे बढ़ना, उसके लिए उन्होंने पहला कदम बढ़ाया था और उसमें वो सफल हुए थे, इसलिए उन्हें अपने आप पे गर्व हो रहा था। तो वो जब भी जहाँ जाते उनके मन में एक हमेशा एक ध्वनि गूंजा करती थी कि मैं एक शेखर हूँ और एक अपूर्व नाटक का लेखक भी हूँ जिसका नाम है चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। मैंने किसी की सहायता भी नहीं ली है और अपने मन से अपने विचारों से उस नाटक की रचना की है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने, यानी कि इस नाटक के अंदर मैंने स्वाधीन और बाधाहीन, जिसको कोई भी रोक नहीं सकता, स्वाधीन यानी कि जो किसी के ऊपर आश्रित ना हो, ऐसे भारत की जो मैंने कल्पना की है उसका पूरा चित्र मैंने इस नाटक में लिखा है। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। शेखर के पिताजी, यहाँ पर एक घटना दी गई है कि उसके पिताजी के साथ शेखर एक दिन कहीं जा रहा था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। क्या होता है कि वो स्टेशन पे जा रहे थे तो अभी गाड़ी आने में देर थी, इस वजह से वो वेटिंग रूम में के बाहर इधर उधर टहल रहे थे। पास में एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? यानी वो अंग्रेजी में पूछता है, व्हाट इज योर नेम, ऐसा उसने पूछा होगा। शेखर ने
शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने हुआ था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। मतलब जब उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तब शेखर उसको सिर से लेकर पैर तक देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो एक अच्छा सा सूट पहने हुए था, सिर पर अंग्रेजी टोपी लगाए हुए थी और उसके आवाज़ में जैसे अहंकार भरा हुआ था। एक तो शेखर को नफरत थी, तो शायद उसके स्वर में अहंकार नहीं भी होगा, फिर भी शेखर को ऐसे ही लगेगा कि ये शायद अहंकार कर रहा, अभिमान कर रहा है और शायद वो अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय दे रहा है कि मुझे अंग्रेजी आती है। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। नफरत थी ना उनके मन में, इसलिए उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते हुए वह झिझकता था। यानी कि जब उसके पिताजी जब उसके आसपास रहते तो वो बोलना कम ही था, क्योंकि अगर पिताजी उसको क्या थे कि हमेशा उसे अंग्रेजी बोलने के लिए करते थे। और वो अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता था तो अगर हिंदी में बोलेगा तो शायद उसके पिताजी उसे टोकेंगे, इसलिए वो झिझकता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यानी उस लड़के को ऐसा हो रहा था कि मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ और ये सामने वाला व्यक्ति मुझे जवाब नहीं दे रहा है, यानी उसके सवाल का सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसके तनिक और रौब में कहा, बराबर वो और रौब में आ जाता है, कहता है माई नेम इज़ डू यू गो टू स्कूल। और वो कहता है मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो। शेखर के पिता वहाँ ना होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे देता या ना देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। यानी अगर उसके पिताजी वहाँ पर नहीं होते ना तो हिंदी में उसको कुछ ना कुछ तो उत्तर देता ही। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दूर आ रहा है। अंग्रेजी उतना जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। यानी उनके मन में और नफरत बढ़ रही थी जब वो इंग्लिश बोल रहा था, तो वो उत्तर तो नहीं देते, किंतु एक घृणा की भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हैं। पिता के क्रुद्ध स्वर में कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। यानी कि उनके पिताजी को जैसे अपमान जैसे लग रहा था, क्योंकि शेखर उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे, इसलिए वो गुस्से में कहते हैं जवाब क्यों नहीं देते कि यानी कि वो ये दर्शाना चाहते थे कि मेरे बच्चे को अंग्रेजी आती है। शेखर और भी चिढ़ जाता है। एक तो उसे अंग्रेजी से नफरत है और उसके पिताजी ऊपर से जोर दे रहे हैं कि तू बोलता क्यों नहीं है। इस वजह से वो और चिढ़ जाता है और भी चुप हो जाता है, और तो वो बोलना भी नहीं चाहता है। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया और वो हंसकर वो लड़का आगे बढ़ जाता है। पिता ने कहा इधर आओ। शेखर उसके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया था क्या? ये कहते हैं, उसको पूछते हैं कि तुमने उस लड़के के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया, तुम्हारा मुंह टूट गया था क्या? तभी ट्रेन आ जाती है और शेखर कुछ उत्तर देने या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। यानी कि वो चाहता तो नहीं था कि मुझे उत्तर देना पड़े, और इस वजह से ट्रेन आ जाने की वजह से पिताजी भी उसको डांटने से मुकर जाते हैं और क्या होता है, वो ट्रेन में जाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर शेखर को उत्तर देना या ना देना, इस गुस्ताखी से वो बच जाते हैं। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, दूसरे दिन क्या होता है, वो घटना शायद उनको वापस याद आई होगी, इसलिए वो माता से कहते हैं हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। और यह शेखर सुन लेते हैं। यह एक प्रसंग जो यहाँ पर बताया था, शेखर एक जीवनी उस उपन्यास से लिया गया था और उसमें से पहला भाग था। तो आपने देखा होगा कि शेखर के पिताजी के ऊपर अंग्रेजी भाषा का कितना बड़ा प्रभाव है। सिर्फ एक प्रश्न के उत्तर ना देने की वजह से वो उनको कितनी डांट लगाते हैं। यानी कि एक हिंदुस्तानी होकर भी अंग्रेजी भाषा का कितना बड़ा प्रभुत्व उनके ऊपर है। तो इस तरीके से शेखर ने अपने
जीवन के अंदर पहला जो आंदोलन था, उन्होंने अंग्रेजी भाषा का त्याग करके हिंदी की ओर पहला कदम बढ़ाकर उन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम की ओर पहला कदम बढ़ाया। यानी कि उनके बचपन से ही उनको अपने आज़ादी को पाने के लिए उन्होंने पहली कोशिश की थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि वो किस तरीके से अपने मिशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना पहला कदम जो उनके बचपन से ही आज़ादी की आग उनके मन में जल रही थी। तो यहाँ पर यह हमारा पाठ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। यह पाठ पूरा होने के बाद यहाँ पर आपको शब्दार्थ और टिप्पणी भी दिए गए हैं। शब्दार्थ है कि शैशव का मतलब होता है बचपन, बोलबाला यानी कि अति प्रसिद्ध, अनुमति यानी कि सहमति, अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण, परित्याग का मतलब होता है बहिष्कार, मुहावरे मुंह काला होना यानी बेइज्जती होना, घृणा यानी नफरत और बाध्य का मतलब होता है विवश। तो यहाँ पर यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।